अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मखसूस नशस्तों का फैसला आने के बाद जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अददी नशस्तें कम हो रही हैं, वहीं अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से भी सवालात उठने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI तंजीमी एतबार से ही तकसीम का शिकार नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्टी के कई अरकान भी गंडापुर से इख्तिलाफात की खबरें सामने आती रहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को इस वक्त 93 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें 58 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 35 आज़ाद हैसियत से हैं। अगर ये आज़ाद अरकान हुकूमत का साथ छोड़ दें तो हुकूमती अरकान की तादाद घटकर 58 रह जाएगी और हुकूमत ऐवान में अक्सरियत खो देगी। दूसरी जानिब अपोजिशन की 5 जमातों के 27 अरकान मौजूद हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के 9, पीपल्स पार्टी के 5, जबकि ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन के 2 अरकान शामिल हैं। ऐवान की 25 नशिस्तें खाली हैं, जिनमें 21 खवातीन और 4 अक़लियतों की नशिस्तें हैं। अगर ये नशिस्तें अपोजिशन को मिल गईं तो उनकी मजमूई तादाद 52 हो जाएगी, मगर सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान दरकार हैं। ऐसी सूरत में आज़ाद अरकान का किरदार फैसला कुन होगा। अगर वह हुकूमत के साथ रहें तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत बरकरार रहेगी, वरना अपोजिशन की तादाद 87 हो जाएगी और वो आसानी से हुकूमत बना सकेंगे। इन आज़ाद अरकान पर वफादारी तब्दील करने की शिक भी लागू नहीं होती, क्योंकि वो किसी जमात से वाबस्ता ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग, पीपल्स पार्टी के साथ साथ JUI और ANP जैसी सियासी जमातें भी मौजूद हैं, जो इस सूबे की सियासी नब्ज़ को अच्छे तरीके से जानती और समझती हैं। क्या ये जमातें ख़ास तौर पर JUI इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है, और क्या असम्बली के 35 आज़ाद अरकान को अपने साथ मिलाने के लिए कोई बड़ी सियासी ऑफर भी दे सकती हैं? इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत समझने वालों का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को तब तक कोई ख़तरा नहीं जब तक उन्हें कबूलियत हासिल है। गंडापुर ने 16 माह के दौरान अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को बेहतरीन बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि उन्हें अलीमा खान समेत पार्टी के कई हलकों की जानिब से खुलकर तनकीद का सामना है। मगर दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर अपने लीडर इमरान खान को अभी तक माकूलियत की राह पर चलने के लिए कायल नहीं कर पा रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अपनी लीडरशिप को माकूलियत के रास्ते पर लाने में मुसलसल नाकामी से क्या अली अमीन गंडापुर जल्द या बदेर कबूलियत से भी महरूम तो नहीं हो जाएंगे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अली अमीन गंडापुर क़यादत को माकूलियत की राह पर लाने में बार बार नाकाम, क्या कबूलियत बरकरार रखने में भी नाकाम हो सकते हैं? शहजाद चौधरी साहब, अली अमीन गंडापुर पर हमने मुताद्दिद बार बात की है। उनका किरदार दोनों तरफ वो सर्व करने की कोशिश में भी लगे रहे हैं। उनको जमात की तरफ से भी तनकीद का सामना रहा है। मगर जो इस वक्त की सिचुएशन है, जहाँ मखसूस नशस्तों केस का फैसला सामने है, जहाँ लीडरशिप जो बड़े बड़े लीडर्स हैं या बानी की बहन है, इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, क्या कोई रेड लाइन जल्द अबूर हो सकती है? क्या माकूलियत की राह पर क़यादत को ला पाएंगे या कबूलियत भी खो बैठेंगे गंडापुर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर को जब इलेक्ट किया गया, अपने लोगों ने इलेक्ट किया, तो उसको इलेक्ट किया एज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, और उसको ना वजीर आला का उसको कोई उस वक्त ओहदा दिया गया जब वो इलेक्ट हुआ, बल्कि असेंबली में भेजा गया। उसकी पार्टी ने उसको वजीर आला बना दिया। वजीर आला की जिम्मेदारी क्या क्या होती है कि वो वफाक का नुमाइंदा भी होता है, वो रियासत का हिस्सा भी होता है, और उस सूबे को भी चलाना उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। सूबा एक वफाक की बहुत अहम इकाई है, उसका हिस्सा है, और उसके साथ ही वफाक कंप्लीट होता है। तो सवाल ये पैदा होता है, माकूलियत और कबूलियत की बात नहीं है। बात यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर ने जो गवर्नेंस दिखाई, क्या वो बेहतर गवर्नेंस थी, गवर्नेंस नहीं उसने दिखाई, या वो उसका ध्यान बटा रहा मुख्तलिफ किस्म की जो उसके ऊपर डिमांड्स की जाती थी उसके ऊपर। मैं और आप शायद हम सब ये कहें कि जो गवर्नेंस की जो लेवल था वो नहीं था जो कि एक ऐसे सूबे के अंदर जो कि बिल्कुल आपका फ्रंट लाइन पे सूबा इस वक्त एक दहशतगर्दी खिलाफ जंग लड़ रहा है, जिस किस्म की वहां पर काम करने की जरूरत थी, गवर्नेंस की जरूरत थी, पॉलिसी साजी की जरूरत थी, वो वहां पे वो नहीं कर पाया। उसका ध्यान बटने की वजह क्या थी कि उसकी पार्टी शायद इस उम्मीद पर कि हमने तुम्हें सूबे का वजीर आला बनाया, तुम इमरान खान को रिहा करवाओ। अब वो इमरान खान को रिहा कैसे करवा सकता है? उसने जो कोशिश कर सकता था मेरे ख्याल में उसने की। उसने जहां जहां पे उसकी बात हो सकती थी उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान के मामला तो उस तरीके से सुलझ नहीं सके।
क्या इसका मतलब है कि उसका जो काम अपना काम था वो सफर तो हुआ, यकीनी तौर पर सफर हुआ। फिर उसकी पार्टी के अंदर भी लोगों ने उसके अंदर बहुत ज्यादा खिंचाव रहा, उसके अभी आज भी तफरीक बहुत ज्यादा सामने नजर आती है, यहाँ है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर इसका जिम्मेदार है? मैं नहीं समझता कि वो कोई जिम्मेदार है। अली अमीन गंडापुर को सूबे की खिदमत के लिए चुना गया, उसको कहा गया कि एमपीए बन के वहां पे जाओगे, हमारे काम करना, बेशक अपने सूबे अपने हल्के के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी दी गई तो सूबे को चलाना मकसूद था। मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक मकबूलियत और कबूलियत और माकूलियत से नहीं है। और फाइनल एक और बात वो ये है कि जिन लोगों ने जिनकी 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 कबूलियत की आप जिक्र कर रही हैं, वो क्यों अपने अपने जिम्मे एक और तोहमत लेंगे? यानी एक सूबा, मुझे बताइए उस सूबे ने, अगर मैं तो पाक के कॉन्टेक्स्ट में भी देख, कौन सा ऐसी चीज है जो अभी तक नहीं हुई वहां पर, जो उसने नहीं किया जिस तरीके से जो तवक्को थी? हाँ, मैंने और आपने एग्री किया कि गवर्नेंस का लेवल वो नहीं था जो होना चाहिए, लेकिन गवर्नेंस का लेवल आपको हर सूबे में वैसे ही नजर आता है, वैसे ही मामला चल रहे हैं, वैसे ही खराबी हैं। जिस तरीके से आप जहां मर्जी जिसको खोल के देख लो, उस सूबे के अंदर उस किस्म की प्रॉब्लम्स, उस किस्म के मसाइल एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ अली अमीन का काम नहीं है, लेकिन अली अमीन को निशाने पर रख के और उसकी पार्टी के अंदर और तनाव और खिंचाव पैदा करना, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, उसकी पार्टी में, मेरा ख्याल है कि किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। जहां तक कबूलियत की बात है, मेरा ख्याल है उससे बेहतर शख्स उनको खैबर पख्तूनख्वा में और कोई नहीं मिलेगा अगर कबूलियत की बात हो। लेकिन मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए, ये बात करते हुए भी अफसोस होता है कि हम कबूलियत की बात करते हैं। हम ये क्यों नहीं करते कि उसकी जो उसका जो रोल था अपना एज ए वजीर आला, वो पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। और उसके लिए अगर इसके ऊपर ले आए, आप जब रोल ऑफ सीएम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान और पीटीआई ही हैं अगर गड्डापुर जाते हैं, अदरवाइज वो मुतमईन है, वो जो भी डिलीवरी दे रहे हैं या पॉलिसी लेके बैठे हैं केपी में? मेरा ख्याल है कि उसके अलावा कोई उनके पास वहां पे और कोई चॉइस है नहीं है। एक जैसा भी आदमी है, कम से कम एक पहचान वाला आदमी है पार्टी के अंदर, सूबे के अंदर, कोई और बाकी सब लोग उसके मुकाबले में बोने नजर आते हैं। दुरुस्त हो गया। तो जब आपको छोटे लोग बोने नजर आते हैं, तो मेरा ख्याल है किसी को आपको कोई उसको रिप्लेस करने के लिए इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अगर मैं होता, पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक होता, तो मैं कहता कि खुदारा इसको अपना काम करने दो वजीर आला के तौर पे, इसको सूबा चलाने दो, और से ये जो तुम्हारी पार्टी के मामलात हैं इससे उसकी खलासी कराओ, ताकि वो अपने काम को बेहतर तौर पे कर सके। और कोई तोहमत लेने के लिए तैयार नहीं होगा कि गवर्नर रूल लगा दे, फलाना कर दे, क्योंकि कबूलियत नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जो बुनियादी बेसिक चीजें हैं वो कर रहा है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में क्या गंडापुर जो डिलीवर कर रहे हैं अपनी जमात के वजीर आला के तौर पर, वो काफी है उनको मजीद आगे ले जाने के लिए? और या जो कल नशिस्तों का फैसला आया है जहां पर अददी नंबर को डज लग रही है पीटीआई के, एक नुकसान पहुंच रहा है, वो नुकसान दे सकता है पीटीआई की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में? देखें आयशा, मैं ज़रा कोदन किस्म का आदमी हूँ, मुझे बात समझ नहीं आ रही। प्लीज़ बी स्पेसिफिक, किस दरबार में कबूलियत की बात कर रही हैं आप? अल्लाह का दरबार, उसमें कबूलियत, अवाम के दरबार में कबूलियत, इस्टेब्लिशमेंट या किसी सियासी दरबार में कबूलियत, या इमरान के दरबार? सर इसको कर लेते हैं, मैं आपकी वजाहत के लिए। सर वैसे आप इतने सादा है नहीं, मैं 20 स्पेसिफिक। आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसमें जो जुमला एक उनका बाहर आया है, सिर्फ उनसे बात होगी जिनके पास ताकत है, उनको कबूलियत वहां चाहिए और वहीं से उनको लगता है सिर्फ मिल सकती है जहां ताकत है। और अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि ताकत कहां है, जहां से वो पहले आए थे वहीं वो ताकत फिर तलाश कर रहे हैं। 18 की बात कर, बात सुनो, ये रियलिटी, ये पाकिस्तान की पैदाइश के साथ जाली क्लेम, जाली जातें और ये इस तरह के मामलात, ये पाकिस्तान के जुड़वा बहन भाई हैं सारे। एग्रीड। सो इमरान अगर ये बात कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, ये तो रूटलेस लोग हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम 5 बंदे बैठे हैं, हम सब जानते हैं इनकी तो रूट्स ही नहीं है। ये तो एमी एक ग्रीन हाउस किस्म की कोई पनीरी है, ये इनके साथ वो बात क्यों करे? हम में से कोई अगर होता। अच्छा, कतई कलामी की बात है हसन साहब, आज ही जो लीडरशिप इधर लाहौर की यानी कि पंजाब की जो पीटीआई की लीडरशिप जेल में है, वहां से उन्होंने लेटर निकाला है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मुज़ाकरात और बातचीत का आगाज होना चाहिए, वो सियासी सतह पर होना चाहिए। तो जाहिर बात है जब सियासी सतह पर करेंगे तो अपने सामने वाले पॉलिटिकल्स के राइवल्स के साथ ही करेंगे, सियासी मुखालिफिन के साथ ही। तो यही एक क्लैरिटी है जो पीटीआई की लाइन्स में समझ में नहीं आ रही। देखिए मैं आपकी मैग्नेनिमिटी की दाद देता हूं, क्या ये सियासी लोग हैं?
सियासतदान देखो होता है, माजिद खान याद करो, हालांकि वो सियासतदान नहीं था। एक दफ़ा मैच में, वो जाहिर है वो बहुत ग्लैमरस प्लेयर था, वो बैट लेके चल, वो सबने कहा क्यों, रेफरी ने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, आई नो, वो खानदानी आदमी और तरीके से बिहेव करता है, इनके साथ क्या बात करनी है। ठीक हो गया। इनके साथ तो मेरे जैसा गया गुजरा बंदा बात करने को तैयार नहीं। आप सियासतदान फलाना, इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें उन पे लगा रही हैं दिन दिहाड़े। तो वो ठीक कह रहा है जो कह रहा है, बात करनी है तो जो मैटर करते हैं उनके साथ करनी है। ये क्या है बेचारे, सही हो गया, लंडे दे कपड़े। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी कबूलियत बरकरार है और वो बरकरार रहेगी, मतलब गंडापुर की वहां पर उस दरबार में। ये मैं नहीं जानता। अच्छा, ये आप नहीं जानते, चलें ठीक है। ज़ैगम साहब, एक तो यहाँ पर अब ये सवाल हमारी सियासत में पिछले कुछ अरसे से बहुत शिद्दत से आ गया कि सभी एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं, वो सियासी जमातें कौन सियासतदान है या नहीं, मगर एक पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत है जिसका भी ऊपर हसन साहब ने भी तज़किरा किया। मुक़्तदरा के पास असेंबली में कबूलियत का दर्जा देना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हवालों की तरफ नहीं जाते, हमारी तारीख भरी पड़ी है। गंडापुर साहब ने जो 16 माह डिप्लोमेसी की है, ना वो मुक़्तदरा को मुकम्मल मुतमईन कर पाए हैं, ना ही अपनी पार्टी को। वो कभी तो मुक़्तदरा पर चढ़ाई कर देते हैं, जब बड़े बड़े बयान देते हैं, हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना चुकर खुद उनकी पार्टी उनको तनकीद करती है, वो जिस तरह के रवैये एहतजाजों में अपनाते हैं। क्या मजीद मोहलत दी जाएगी या 35 अरकान कोई प्लान बी के साथ या कोई और फैक्टर सामने आकर खड़ा हो सकता है गंडापुर को चैलेंज करने के लिए? गंडापुर का काम कोई आसान काम नहीं है, टाइट रोप है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं। सही। और एक उनका रोल वो है जो पार्टी की तरफ से है कि आपने अपोजिशन करनी है, आपने लीड करनी है मज़ाहिमत मरकज़ के ख़िलाफ़ और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ उनको ये रोल दिया गया है कि आपने ये सूबा भी चलाना है, सूबे के आप वज़ीर आला हैं। अब जब सूबा चलाना है तो आप स्टेट का हिस्सा हैं, आप चीफ एग्जेक्टिव हैं पाकिस्तान के एक अहम सूबे के, आप स्टेट से जुड़े हुए नहीं हैं, बट यू आर द स्टेट। तो वो भी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है। और एक ऐसे सूबे के वज़ीर आला हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, जो एक तरह की जंग में है, जो दहशत गर्दों से जंग लड़ रहा है, और जो सरहदी सूबा है जिसके बॉर्डर्स एक ऐसे मुल्क से मिलते हैं जो इस वक्त आपके साथ प्रॉक्सी जंग कर रहा है। सही। तो इंतहाई तकाजे हैं। तो एक तरफ एक चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर बेशुमार उनसे डिमांड्स आती हैं रियासत की तरफ से, क्योंकि रियासत हालत जंग में है, और अवाम की तरफ से बेशुमार डिमांड्स आती हैं क्योंकि अवाम ने मुंतखब किया है और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ मुंतखब किया है। और दूसरी तरफ पार्टी कहती है कि तुम पहला काम और सबसे अहम काम तुम्हारा ये है कि तुम मुर्शद को जेल से निकालो। सही। तो अब वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, और जब वो सब कुछ करने की कोशिश करता है तो जाहिर है जो भी इस तरह करता है वो सबको ही नाराज करता है। ठीक है। जब आप हर किसी को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हुकूमत को भी नहीं चाहते कि वो गिर जाए, हुकूमत चलती रहेगी तो पार्टी का फ़ायदा भी उसमें है, अवाम का फ़ायदा भी उसमें है। और साथ ही अब दूसरी तरफ पार्टी ये कहती है कि जनाब आप ये काम करें, और सभी नाराज़ हैं और सबका विपिंग पॉय बना हुआ है, सब उसकी फैंटी लगाते हैं, अपनी नाकामियों की तरफ नहीं देखते। तुम मोबिलाइज नहीं कर सके, खुद घरों से नहीं निकलते, और सारा इल्ज़ाम जो है वो उस पर करते हैं। अब आप जो पूछ रही कि क्या वो दूसरों को माकूलियत दे पाएंगे, तो ये तो बहुत आपने दिलचस्प बात की, क्योंकि अब इस मफरूज़े से शुरू होती है कि बिलाखिर आपने तस्लीम कर लिया कि अली अमीन गंडापुर ख़ुद माकूल हैं। ख़ुद माकूल हैं तो दूसरों को माकूलियत सिखा सकते हैं ना। वो खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत अहम लीडर की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, और वो कह रहे थे, उन्होंने नामाकूल से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इसलिए अली अमीन गंडापुर को लाए क्योंकि हमें इस बार एक नामाकूल आदमी की ज़रूरत थी, क्योंकि दूसरी तरफ मामला बहुत सख्त था। तो चले, अब माकूलियत से आपकी मुराद मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ वो ये है कि क्या वो पार्टी को कायल कर पाएंगे कि पार्टी आर्ट ऑफ पॉसिबल का रास्ता ले। सही। पार्टी अपने लिए रास्ता निकाले। ठीक। पार्टी जो है वो सिस्टम में वापस आए, अपोजिशन के तौर पर अपना बेहतर रोल प्ले करे, कन्फ्रंटेशन के रास्ते से बाहर निकले। यही मेरा ख्याल है आपकी मुराद है। और इसमें एक मुराद ये शामिल है कि वो इनकलाब का रास्ता छोड़ दें और नेल्सन मंडेला बनना छोड़ दें कप्तान। अब ये जो चॉइस है, ये चॉइस अली अमीन गंडापुर की नहीं है, ये चॉइस किसी के पास नहीं है, ये चॉइस सिर्फ एक आदमी के पास है, और वो है इमरान खान।
ठीक हो गया। उन्होंने ये चॉइस करनी है और वो इस चॉइस पे तैयार नहीं है। उनकी कंडीशंस चेंज नहीं हुई। वो जब से निकले हैं उनकी एक बात है कि बात करनी है तो मुर्शिद ने अपने मुर्शिद से करनी है और फिर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करनी है। जाहिर है पावर टॉक्स टू पावर, वो इस बात को मानते हैं। तो बिना इसीलिए पावर के क्या उन्होंने बात ताकत करेंगे ना, डालने इस की वक्त तो कोशिश उनके पास पावर नहीं है सैगम साहब। मैं आगे इसी बात को लेके चलती जी हूं। देखिए जो उन्होंने जी यही हुआ कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया ताकत को इस्तेमाल करने का, 9 मई को 26 नवंबर को उसने फायदा नहीं दिया, उसने नुकसान दिया। अब यहाँ आकर पहुंचे हैं कि रास्ते मसदूद हो गए हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई बिल्कुल ठीक है। तो कोई रास्ता तो निकालना चाहिए और रास्ता निकालने के लिए यही तो सवाल है कि वो रास्ता ना निकलवाने। बिल्कुल ठीक जैगम साहब, इफ्तिखार साहब, यही सवाल है कि वो रास्ता नहीं निकाल पा रहे। इमरान खान चॉइस लेने को भी तैयार नहीं है। बिना ताकत के वो जिस जगह पहुंच गए और मखसूस नशिस्तें हाथ से जाती हैं, तो आपके ख्याल में पीटीआई की पॉलिटिकल जो है उसको लॉस बढ़ सकता है? संभाल लेंगे गंडापुर का भी जाना हो सकता है, या फिर केपी हुकूमत भी जा सकती है? मेरे तीनों दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स बेचारा करे तो क्या करे। ख्वाहिशात ऐसी हैं जिसकी पूरा करना उसके बस की बात नहीं। उसको हुकूमत भी चलानी है और उसको जेल के एक कैदी की ख्वाहिशात को भी पूरा करना है। और ख्वाहिशात भी ऐसी जो वो सिर्फ एक गिरोह के साथ करना चाहते हैं गुफ्तगू, और उनको ये परवाह नहीं है कि लाहौर जेल में जो उनके साथी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो पिछले कई सालों से जेल में पड़े हुए हैं, वो ख़त लिख के बात जो कर रहे हैं उस पर गौर करें। ये बात तीसरी या चौथी मर्तबा इन 2 सालों में हुई है, माकूलियत की बात। और ये माकूलियत की बात हुक्मरान पार्टी ने भी उनसे की है और उनकी पार्टी के अंदर भी लोगों ने की है। तो इसका सारा इल्ज़ाम आप गंडापुर बेचारे पे क्यों डालते हैं? हालत वहाँ पे है कि सूबा चलाने की वो बात करता है, और आज दरिया सवात के साथ जब वो होटल गिराता है, वो जो नाजायज़ बने हुए हैं, तो 4 घंटे के बाद वो सारा का सारा अमल उसको रोकना पड़ता है। ये है गवर्नेंस। ये गवर्नेंस वहाँ पे चला रहा है कि हर रोज़ उस सूबे के अंदर लोग मारे जाते हैं। और ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऐसी ताकत खड़ी की जाती जो कम से कम शहरों को तो बचा पाती। वो गवर्नेंस करे, या आके चीज़ें लेके आए और हमला आवर हो जाए इस्लामाबाद के ऊपर। हर रोज़ हमलावर नहीं हो सकता कोई आदमी। आप हाथ हिला रही हैं। माकूलियत यही है जो गंडापुर कर रहा है। मैं कहता हूं उसका कमाल है कि वो किस तरीके से 2 साल गुजार गया। सर, मैं गंडापुर की माकूलियत की बात नहीं करी। सवाल यह है कि वो वाहिद लिंक है इस वक्त, क्योंकि वो एक स्टेट का हिस्सा है अपनी क़यादत का, और जहां उनका लिंक है, जहां उनकी क़यादत बाद में इमरान खान साहब की बात कर रही हूं। उनकी क़यादत का अल्लाह जाने कहां लिंक है, और उनकी क़यादत अल्लाह जाने कहां कोशिशें कर रही है। पहले अलीमा खान की तकारीर तो सुन लें। रोज़ाना एक नई बात करते हैं वो आप बाहर आके। तो वो उनका खुद अलग नहीं है अलीमा खान का अपना उस कैदी के साथ जो उडियाला जेल में है। ऐसे तो बात नहीं। देखें, बात सुन लें। डायलॉग सियासत में करना पड़ेगा, पर उन्होंने एक ही जगह करना है आज भी। मैं गंडापुर बांध सकते हैं। मेरी बात सुन लें कि जो गंडापुर ने बहुत कोशिश की है। आज ये 2 साल जो गुजारा है ना गंडापुर, ये काश वो जब किताब लिखेगा तो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब होगी। अच्छा। और जब वो कहानियां लिखेगा कि जब बुलाया जाता था, तलब किया जाता था, तो मुतालबात की नोयत क्या थी। ठीक हो गया। अब मैं एक बात बता दूं और, हाँ जी, आप ये मकबूलियत, कबूलियत, शमूलियत की बात बहुत करती हैं। हाँ। और ये इस प्रोग्राम का एक रस्म बन गई है। कबूलियत वो होगी जो आवाम के लिए होगी, माकूलियत वो होगी जो आवाम की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए होगी। ठीक हो गया। और इसके बगैर कबूलियत और मकबूलियत का जो तस्वर है आप जैसे इंटेलेक्चुअलों के जहन में, और जिसको आप जेर बहस लाते हैं, वही रेलिवेंट है। मकबूलियत और कबूलियत आवाम को है, जिसको आवाम पसंद करेंगे। राइट नाउ आवाम वहाँ के गंडापुर को पसंद कर रहे हैं।
जिस दिन गंडापुर वो मेजॉरिटी खो देगा बिल्कुल ठीक फिर हम है। बात करेंगे। चलें, लंबी बात नहीं करते, कहानियों से भी। इफ्तिखार साहब ने माकूलियत की बात कर, माकूलियत वो है जो आवाम को फ़ायदा दे। तो सुनिए फिर, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 71 पैसे का इजाफा आवाम के साथ जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफ़ी है। आवाम को नवाले के लिए मजबूर किया जा रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस ले। कीमतों में इजाफे के ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए वजीर आजम के हाथ क्यों नहीं कांपते? ये अल्फाज किसी सहाफ़ी, मुखालिफ जमात या सोशल मीडिया सारिफ के नहीं, बल्कि खुद शहबाज शरीफ के हैं जब वो अपोजिशन लीडर थे। मगर आज यही अल्फाज अवाम की ज़बान पर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो खुद वज़ीर आज़म हैं। नए माली साल के पहले ही दिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा करके आवाम को एक और झटका दे दिया है। सवाल ये नहीं कि कीमतें क्यों बढ़ी, सवाल ये है कि हर बार रिलीफ के नाम पर आवाम की जेब क्यों काटी जाती है। कभी तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है तो साथ ही बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। कभी सब्सिडी का ऐलान होता है तो दूसरी तरफ टैक्स या सर्विस चार्जेस लगा दिए जाते हैं। आवाम को एक हाथ से दिया जाता है और दूसरे हाथ से वापस छीन लिया जाता है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, मगर सवाल यह है कि जब आलमी मंडी में नर्ख कम होते हैं तो क्या आवाम को रिलीफ इसी रफ्तार से मिलता है? हकीकत यह है कि हर बजट के बाद महंगाई की नई लहर आती है और बोझ हमेशा आम आदमी पर डाला जाता है। तनख्वाहदार तबका, दिहाड़ीदार, मजदूर, ट्रांसपोर्टर और किसान सब बराह रास्त मुतासिर होते हैं, मगर हुकूमती ओहदेदार सिर्फ आदादो शुमार में तरक्की दिखाने पर इक्तफा करते हैं। हुकूमत कहती है कि मुश्किल फैसले ज़रूरी हैं, मगर ये मुश्किल हमेशा अवाम ही क्यों उठाएं? क्या अशराफिया के लिए भी कभी कोई कठिन फैसला आएगा? नए माली साल का पहला दिन अवाम के लिए सिर्फ पुरानी तकलीफ़ों की नई किस्त है जिसकी कीमत फिर उन्हीं को चुकानी है। अवाम का सवाल तो ये भी है कि अगर पेट्रोल पर 86 रुपए से ज़ायद टैक्स तो कीमत 190 रुपए से भी कम हो सकती है, मगर रियासत अपने ख़जाने का बोझ फिर भी इन्हीं कमज़ोर कंधों पर डाल रही है जिन्हें वो रिलीफ देने का वादा करती है। तो फिर ऐसे दावे ही क्यों करते हैं? इसी पर सवाल रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और सवाल रखेंगे पैनल के सामने। अवाम के लिए नए माली साल का पहला तोहफा, पेट्रोल 8, डीजल 10 रुपए महंगा, हुकूमती स्ट्रेटेजी एक हाथ से दो, दूसरे से छीन लो। क्यों हुकूमत के लिए अवाम की जेब ही आसान हदफ है? इफ्तिखार साहब, ये काहे का रिलीफ है? 3 दिन पहले गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली की फी यूनिट कीमत पे 7 रुपये 41 पैसे सब्सिडी वापस ले ली गई। ये जो आज अगर मैंने रेट्स निकाल के भी देखे इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पर कोई राइज नजर नहीं आ रहा। अगर 15 जून को $71 का बैरल था, 30 जून पे वो $65 का है। अभी पिछले 15 दिन पहले 4 रुपए बढ़ाए गए, सीधा 8 रुपये 36 पैसे बढ़ाना, ये क्या रिलीफ है? किस तरह का रिलीफ है? मैं इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अल्फाज में इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि कोई एथिक्स होते हैं और कुछ जर्नलिज्म की रिक्वायरमेंट होती हैं कि हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुनने वाले अंदाज़ा लगाएं कि मैं इस डैश में कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था। जब मुझे रात मैं सोने से पहले जब मैं आखिरी दफ़ा देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था अपने ट्विटर को, तो मैंने देखा ये क्या है। तो मैंने तो भाई 1:43 पे ही इसको कंडेम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ये तबाही का वो रास्ता है जो ख़त्म नहीं होगा। ये ट्रिकल डाउन करके आएगा सब्जी वाले पे, अंडों के ऊपर, दालों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, साबुन वाले के ऊपर, घी वाले के ऊपर, फिर मुझे देना पड़ेगा। पहले ही मुझे इतना बिल आ रहा है, मैंने उस दिन कहा 62 रुपये तक का फी यूनिट हो गया है। 62 रुपये तक का फी यूनिट हो गया। ये पता नहीं क्या चलाकियाँ किए जा रहे हैं। और हमारी तनख्वाहें क्या है? चले हम तो प्रिविलेज वन हैं। मेरा बेटा कह रहा है बाबा आप तो प्रिविलेज वन है, वो 6 लाख लोगों के अंदर आते हैं, और ये तो उससे भी शायद ज़्यादा प्रिविलेज है जो मेरे साथ बैठी है। तो पाकिस्तान 6 लाख अफराद का नाम तो नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को तुम निचोड़ रहे हो, तुम उनको क्यों मजबूर कर रहे हो कि वो उठ खड़े हों? देखो, एक हद होती है हर चीज़ की। फिर आदमी सोचता है कि यार अगर ज़िंदगी की नोयत ये है कि मैंने बिजली का बिल इतना देना है, मैंने पेट्रोल का बिल इतना देना है, मैंने तेल का बिल इतना देना है, मैंने गैस का बिल इतना देना है, बच्चों को मैंने अगर प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाना और अच्छी तालीम दिलानी है तो इतने देना है, तो फिर वो फैसला करता है कि ऐसी की तैसी सारों की और इस सिस्टम की और इस निज़ाम को चलाने वालों की। तो फिर वही रास्ता अपनाता है जो दुनिया में कई जगह पर अपनाया गया। ठीक है, उसमें नुकसान होता है,
उसमें मुल्क के सिस्टम को झटका लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुल्क चलाने वालों को भी तो सोचना चाहिए ठीक हो कि वो चाहते क्या है। अगर वो IMF से मुआहदे कर रहे हैं तो भाई एक बात है, अगर तुम तमाम अपनी तनख्वाहें ख़त्म कर दो, जो तनख्वाहें नॉर्मल तनख्वाहें वहाँ पे आ जाओ, तमाम गाड़ियाँ महंगी वापस करो, मुफ्त पेट्रोल बिजली खत्म करो, पेट्रोल मुफ्त जो ले रहे वापस करो, ठीक हो गया। जितने भी लोग पाकिस्तान में बिजली के यूनिट मुफ्त हासिल करते हैं उनसे ये हक वापस लो, तो चलो फिर शायद ये तो बहुत फिर शायद मुझे कोई हौसला हो जाए। आपको हौसला नहीं देना किसी ने, ठीक है आगे बढ़ेंगे। हसन निसार साहब, क्यों अवाम की जेब हुकूमत के लिए एक नेमत बनी हुई है, खुद तो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते हैं मगर अवाम के ऊपर बोझ डालने से बाज नहीं आ रहे कि दोनों हाथ अवाम की दोनों जेबों में डाले हुए हैं? हुए हैं नहीं, डे वन से यही कुछ है। मशहूर ज़माना वकला तहरीक हम सबको याद है जी। एतजाज़ हसन मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत पुराना और करीब का रिश्ता है। वो उस ज़माने में एक नज़म सुनाया करते, रियासत होगी, वो चौधरी इफ्तिखार वगैरह जैसा तोहफा हम पे लादने के लिए एक नज़म सुनाया करते थे जिसका एक मिसरा, रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने लिखा कॉलम पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में, उसमें मैंने लिखा कि एतजाज भाई ये माँ के जैसी तो होगी लेकिन सुतेली माँ के जैसी। चूँकि मेरा माजी का तजर्बा था और मैं आने वाले साल भी देख सकता था अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुने सागर से, ये पुराने रोने हैं, ये नए मनूस नहीं है, ये कंटिन्यूटी है, इट्स द सेम फैमिली। अच्छा, सागर सिद्दीकी क्या कहता है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सदा याद नहीं। फॉर्म 1947 से फॉर्म 47 तक आगे चलो। दूसरा शेर मेरा जाती है, ये धरती एक ऐसा दरिया है जिसमें, ये धरती एक ऐसा दरिया है जिसमें अपने लहू से प्यास बुझाना पड़ती है। और आखिरी बात, ऐसे अवाम के साथ इससे बदतर होना चाहिए। मेरे भाई ने इफ्तिखार ने इधर इशारा किया है, और रोए बगैर तो सगी मां नहीं दूध देती, यह तो बदतरीन किस्म की सौतेली मां है। मौज करो और रगड़ो इन्हों, या ये इंसान बन जाएं या ये फना हो जाएं। ठीक है जी, इंसान बनाने के लिए जा रही हैं, माएं बच्चे मार रही हैं। हसन साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंसान बनाने के लिए भी शऊर देना पड़ता है और खित्ते में सबसे कम हमारा लिटरेसी रेट है। शऊर हो तो फिर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहजाद साहब और जैगम साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, FBI टैक्स वसूलियों का हदफ 2 बार कम करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर सकी, शॉर्टफॉल मौजूद है। मतलब ये ऐलान किया जाता है कि आपने टैक्स नेट में आना है, लेकिन फिर हुकूमत खुद ये कहती है कि 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदें बेशक टैक्स नेट में ना आए, 10 करोड़ तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें बेशक टैक्स नेट में ना आए। क्योंकि आसान है कि आप आवाम के ऊपर और उसके बिलों के अंदर कभी 100, कभी 1000, कभी 500, कभी 200, कभी 20 रुपए डालकर अपना खाता पूरा करते रहें। ऐसा क्यों है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं कुछ और फिगर्स हैं आपके सामने पेश करता हूं अपने देखने वालों के लिए भी। अखराजात का जिक्र करते हैं जी। 2009 में आज से तकरीबन कितने 16 साल पहले की बात है। बिल्कुल। जो हमारा बजट था, वफाकी बजट पूरे मुल्क के लिए, जिसने इस दफा भी आया बजट, वो था 2 खरब रुपए, 2 खरब रुपए, खरब। और आज जो 2025 यानी 16 साल के बाद हमारा बजट जो है वो तकरीबन 18 खरब रुपए के बराबर है। यानी या तो आपकी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन को भी बीच में शामिल कर लेते हैं किसी हद तक, कहाँ पे इन्फ्लेशन गई है, लेकिन जो 2 खरब रुपए का अखराजात थे आपके 2009 में, आज आपकी हुकूमत और आपका विफाक उसको 19 खरब का बजट बना के बैठा हुआ है। उसका ख्याल है कि 19 खरब की उसको महसूलात चाहिए होंगी अपनी हुकूमत चलाने के लिए। ये कहीं ना कहीं पे तो कहीं पैसा इस्तेमाल हो ही रहा है। ये देखना ये है कि ये कहाँ जा रहा है, ये सबसे पहला खुरा हमें यहां से ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात आ जाइए, आपने जिक्र किया 1200 अरब की कम FBR ने कलेक्शन की है। जाहिर है पिछले सालों के अंदर इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड थी, कम की, आखिरी चंद माह में उन्होंने खोली ताकि ड्यूटियां शूटियां कुछ मिले और उससे कम से कम नंबर तो बड़े नजर आए। बाकी जहां तक इनकम टैक्स का मामला है, वो तो बेचारा तनख्वाहदार जिस हद तक पीसा जा चुका है, उसके बाद उसमें और कोई गुंजाइश नहीं है।
अब ये पैसा कहाँ किन के पास है? उस अशराफिया के पास जिनको ये हाथ नहीं डाल सकते, जो कि टैक्स अवॉइडेंस भी करते हैं, टैक्स एवेजन भी करते हैं। और दोनों सूरतों में जायज है, क्योंकि 17.5 अरब डॉलर कितना बनता है? 5,800 अरब रुपया। इसकी जो है ना, उनको सब्सिडीज और उनको सहूलियात दी जाती हैं। ये जो आपके अशराफिया है, सहूलियात से मुराद ये नहीं है कि उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, नहीं, ये जो आपके निजाम में मईशत के अंदर जो पैसा दिया जाता है सब्सिडीज के अंदर, वो 5,800 अरब है। बाकी पर्क्स प्रिविलेजेस उसके बाद आते हैं। सही। तो अगर आपको ये 19 खरब का कोई कभी मसरफ समझ आ जाए तो मुझे भी बताइएगा कि क्या वजह है, क्योंकि बड़ा आसान है ना, बहुत आसान है। कहां से पैसा लें? अशराफिया को तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसी हम मेरी और आपकी जेब में से निकालेंगे, कभी बिजली की मद में, कभी 500 अरब रुपया आपके वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले कहा कि 500 अरब रुपए की बिजली पाकिस्तान में सालाना चोरी होती है। सही। तो उस 500 अरब को टैक्स हमने शामिल कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, 500 अरब का टैक्स ज्यादा लगा दिया हमने कि लो यार, तुम चोरी करो जो कर रहे हो, चलो बस तुम्हें तो हम आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम हमारे वोटर हो और तुम हमारे साथ लड़ाई करते हो, और रियासत कमजोर है, रियासत उनको काबू नहीं कर सकती, रियासत के जो बाकी मतलब दूसरे शाखें हैं, लफ्जों में वो रियासत उनको क्या काबू नहीं सिखा कर रही है? सकते। सभी चोरी करो क्योंकि हम चोर को नहीं पकड़ सकते, या सभी पिसो? बदकिस्मती से आज अगर आप चोरी करें तो आपको माफ है, हर चीज माफ है। आपको झूठ बोलना सिखाया जाता है, आपको टैक्स अवॉइडेंस सिखाई जाती है, आपको टैक्स एवेजन सिखाई जाती है। इसलिए फिर ये बेचारे बाकी हम जैसे आप जैसे लोग जब पेट्रोल डलवाते हैं जाके, तो उसके अंदर इतना आप जाके डालते हैं, बिजली के मद में इतना देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कमजोरियां आपकी, ये जो गवर्नेंस का हम जिक्र कर रहे थे ना पहले हिस्से में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, टाइम रहा तो मैं आपको लूंगी। ज़ैगम साहब, की आवाम की जेब को टैक्स वसूली का मुस्तकिल जरिया बना देना ये माशी इस्लाहात कहलाएगी, या आसान रास्ता चुनने की हुकूमती आदत है? क्योंकि जब ऑपोजिशन में थे तो हाथ कांपता था, तो क्या अब कोई मलाल होता होगा फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ को? सैयद ज़मीर जाफरी एक बहुत मशहूर मज़ाह निगार हैं, उनकी एक नज़्म है, घर बनाया चाहिए, मतलब घर बनाए। उसकी सिर्फ एक लाइन आपको सुनाता हूँ। उस घर का वो नक्शा खींचते हैं जो घर बनाना है, और उसमें वो कहते हैं कि 5-6 चूल्हे फ़कत आलू पकाने के लिए। अब चूल्हे 5 हों या 6 हों या 10 हों, पकेंगे आलू। तो हुकूमत भी जो आमदनी बढ़ाएगी, चूल्हे जितने लगाएगी, तो पकने तो आलू ही है ना, 12 सिंगे तो नहीं पकेंगे। शामत तो हम लोगों की आएगी, अवाम ही पकेंगे ना, उन्हीं को छीला जाएगा। अब इशू ये है कि IMF कहती है कि आप टैक्स टू GDP बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं। आमदनी बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं। मालियाती खसारा कम करो, बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं। लेकिन जो अगली बात है कि करना किस तरीके से है। टैक्स नेट को बढ़ाओ, नहीं, टैक्स नेट नहीं बढ़ाना। अपने खर्चे कम करो, नहीं हो सकता। डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करो, ये नहीं हो सकता। तो वही कुछ करना है जो हमेशा से कर रहे थे। अब ये देखिए कि जो लेवी है, ये एक आसान तरीन तरीका है। ये वो टैक्स है जो एक दिन में नाफिज हो जाता है। एक नोटिफिकेशन से 1 घंटे के अंदर टैक्स की वसूली शुरू हो जाती है। इससे आसान काम क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। फिर उसमें एक कमाल की बात और है कि ये फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। ये वो आमदनी है जो सूबों के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती। बाकी जो भी टैक्स लगाएगा, जिसके साथ लफ्ज़ टैक्स होगा, उसमें सूबों का हिस्सा होगा। तो इसमें टैक्स नहीं है, लेवी का लफ्ज़ है। ये तमाम का तमाम जो जाएगा मरकज़ पे जाएगा। तो एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, और अब उन्होंने जो ऐड किया है इसके बाद, वो है कार्बन लेवी, कि 2.5 रुपये मज़ीद, क्योंकि कार्बन तुम खर्च कर रहे हो। ये जो 2-3 बंदे और एक बकरी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए, माहौल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो इनको फ़ी लीटर 2.5 रुपये भी देने चाहिए टैक्स में, तो वो भी टैक्स के लिए वसूल करने। तो बुनियादी तौर पर, क्योंकि बुनियादी चीज़ें नहीं बदलनी, रिफॉर्म नहीं करनी, अवाम को ही मुर्गा बनाना है, उन लोगों को मुर्गा बनाना है जिनको मुर्गा नहीं बनाना चाहिए। ज़ैगम साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो कार्बन लेवी है, ये 50 सीसी पर भी उतनी लगेगी जितनी 2500 सीसी पे लगेगी?
जी बिल्कुल, ये तो लीटर पेट्रोल पे लगेगी, पेट्रोल पे लगेगी, इस पे नहीं लगेगी। ठीक हो गया। irrespective of के किस चीज मतलब में है डाल कि रहे हैं। मतलब है मैं गरीब होने के बावजूद सोच सकता हूँ कि मैं अमीर हूँ। ठीक हो गया जी। जी आज के- बिल्कुल, आपको खुश होना चाहिए, आप खुश होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।